मालूम होता था कि भारत की फौजी कमांड का नागपुर के इस स्पेशल मिलिट्री डिफेंस इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर से बराह रास्त और गहरा रिश्ता है। इसलिए दोनों पाकिस्तान दुश्मन मुल्कों की खुफिया मीटिंग को नागपुर में मुनक्किद किया जा रहा था। मराठा कर्नल ने सिगार सुलगाते हुए मेजर शरद से कहा, सिक्योरिटी इंतजामात को कल मैं खुद जाकर चेक करूंगा। मीटिंग के वक्त वहां सिर्फ कैप्टन तक के रैंक के 2 ओहदेदार होंगे। तुम भी मेरे साथ होटल की लॉबी में रहोगे। इसकी वजह सिर्फ यह है कि दुश्मन के जासूस भी वहां जरूर होंगे। हमारी लॉबी में मौजूदगी से उन्हें यही तासुर मिलेगा कि ऊपर जो मीटिंग हो रही है वो इतनी टॉप सीक्रेट मीटिंग नहीं है। हम उन्हें यही तासुर देना चाहते हैं। मेजर ने कहा, सर हम इस पर सख्ती से अमल करेंगे। ऊपर हमारे 2 कैप्टन कमरे के बाहर कॉरिडोर में होंगे, एक कैप्टन मूंगा और दूसरा कैप्टन अमरीक सिंह। बाकी मीटिंग के दौरान अपने जर्नैलों की मदद के लिए नई दिल्ली से इंटेलिजेंस की मरकजी डिफेंस ब्रांच के 3 मेजर कमरे में मौजूद होंगे। बिल्कुल ठीक है, ये कहकर मराठा कर्नल ग्वालिकर उठ खड़ा हुआ। कहने लगा, अब मैं जाता हूँ। कल 10 बजे सिक्योरिटी की चेकिंग के लिए तुम भी अशोका होटल पहुंच जाना। ओके सर। मेजर शरद दीवान मराठा कर्नल को बाहर तक छोड़ने गया। वापस आया तो मेरे कंधों पर बड़े प्यार से हाथ रखकर बोला, धर्मवीर तुम्हें माताजी और शकुंतला बड़ी याद करती हैं। अगले हफ्ते मेरे साथ तुम छिंदवाड़े चलना होगा। मैंने रिसाला बंद करते हुए कहा, भैया मुझे भी शकुंतला और माताजी की बड़ी याद आती है। जरूर चलूंगा। अब माताजी की तबीयत कैसी है? मेजर शरद दूसरी मेज की तरफ जाते हुए बोला, बस भगवान उन्हें ठीक ठाक रखे, जोड़ों का दर्द नहीं जाता। दवाई बाकायदा खा रही हैं। मैं उठकर उसके पास चला आया। मैंने कहा, अगले हफ्ते मुझे माताजी के दर्शन को अपने साथ जरूर ले जाएं। मेजर ने कहा, हाँ जरूर। मुझे मालूम था कि अगर कल अशोका होटल में धमाका हो गया तो शायद इंटेलिजेंस का महकमा इसे हमेशा के लिए छिंदवाड़े भेज दे, क्योंकि इस खुफिया मीटिंग की सिक्योरिटी की सारी जिम्मेदारी मेजर शरद और कर्नल ग्वालिकर की जिम्मे थी। मैं थोड़ी देर के बाद वापस फौजी कैंटीन पर आ गया। मुझे जिस इन्फॉर्मेशन की जरूरत थी वो मुझे मिल गई थी। सिर्फ एक धड़का लगा था कि कल 10 बजे मिलिट्री इंटेलिजेंस के 2 हाई रैंकिंग ऑफिसर सिक्योरिटी चेक करने जा रहे हैं। कहीं कमरे में खिड़कियों और दरवाजों के साथ चिपकी हुई धमाका खेज टेप दराज फाश न हो जाए। लेकिन मुझे अपने आदमी घनश्याम ने यकीन दिलाया था कि इस टेप में एक ऐसा केमिकल मिलाया गया है जिसे धमाका खेज मवाद की निशानियां दुनिया की किसी जदीद तरीन आले से भी नहीं पकड़ी जा सकती। फिर भी मैं दिल में दुआएं मांगने लगा कि मिलिट्री इंटेलिजेंस की सिक्योरिटी टीम को धमाका खेज स्कॉच टेप का इल्म न होने पाए। इसी तरह वो दिन गुजर गया। फिर वो रात आ गई जिस रात अशोका होटल में पाकिस्तान के 2 दुश्मन मुल्कों यानी इसराइल और भारत के 3 टॉप के फौजी जर्नैलों की पाकिस्तान पर हमला करने के बारे में खुफिया मीटिंग होने वाली थी। मुझे उसी रोज शाम को मालूम हो गया था कि सिक्योरिटी टीम ने चेकिंग कर ली थी और वहां कोई काबिल एतराज बात उन्हें नजर नहीं आई थी। ये बात भी मैंने हतमी तौर पर मालूम कर ली थी कि रात के 8 बजे अशोका होटल में भारत के जर्नैल इसराइल के जर्नैलों का खैर मकदम करेंगे। उसके बाद वो खास कॉफी रूम में बैठकर कॉफी पियेंगे। ठीक 9 बजे वो होटल के खास कमरे में चले जाएंगे जहां 10 बजे तक उनकी मीटिंग चलेगी और ठीक 11 बजे नीचे हॉल में वो आकर डिनर करेंगे, जो मेरे हिसाब से वो कभी नहीं कर सकेंगे। और वो कॉफी रूम में जो कॉफी पियेंगे वो उन 6 के 6 जर्नैलों और उनके मददगार स्टाफ की जिंदगियों की आखिरी कॉफी होगी। इस हिसाब से मुझे रात के ठीक 8 बजे के बाद अशोका होटल के आसपास मंडलाते रहना था, ताकि जिस वक्त मुझे मालूम हो जाए कि 6 के 6 जर्नैल खुफिया मीटिंग के वास्ते उस कमरे में चले गए हैं तो मैं उसके कुछ मिनट बाद जिस तरीके से भी हो उस कमरे के नीचे जहां दीवार के साथ बेल चिमटी हुई है वहां जाकर उस बेल में छुपाई गई तार को झटका देकर हिला दूं। जगदीश भैया, अब मैं चाहता हूँ। पहले मुझे शहर अपने वैद्य जी के पास दवाई लेने जाना है, उसके बाद कमरे में आकर लेट जाऊंगा। अगर मेरी जरूरत पड़ी तो मुझे बुला लेना। दरअसल 1 रोज पहले नई सप्लाई का माल आया था और उनका इंतजार करते हुए हमें बहुत देर तक वहां रुकना पड़ा था। जगदीश बोला, भाया जी आप जाइए, थोड़ा सा काम बाकी रह गया है, मैं संभाल लूंगा। मैं उसको ये बताना चाहता था कि मैं 8 बजे फौजी हेडक्वार्टर से शहर वेद जी से दवाई लेने जाऊंगा और थोड़ी देर बाद वापस आ जाऊंगा। मैंने एक बार फिर कहा, मैं ज्यादा से ज्यादा 8:30 बजे तक वापस अपने कमरे में आ जाऊंगा। मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। वहां से मैं अपने कमरे में आया, हाथ मुंह धोया, चमड़े की कोलापूरी चप्पल उतार कर रबड़ के फ्लैट शूज पहने, ताकि अगर वहां किसी किस्म के हंगामी हालात पैदा हो जाएं तो मैं आसानी से भाग सकूं, और कमरे का दरवाजा बंद करके फौजी हेडक्वार्टर से निकल गया। मुझे रिक्शा टैक्सी लेने की जरूरत नहीं थी। मौसम खराब नहीं था, बारिश नहीं हो रही थी और मेरे पास 1 घंटे का वक्त था। रास्ता मुझे आता था, चुनाचे मैं पैदल ही अशोका होटल की तरफ चल पड़ा। वहां तक पहुंचते पहुंचते मुझे आधा घंटा लग गया। मैंने सड़क पर कुछ दूर खड़े होकर एक निगाह अशोका होटल पर डाली। वहां ऐसी कोई गैर मामूली बात मुझे नजर न आई, सिवाय इसके कि बाहर एक जाले मिलिट्री पुलिस की 3 गाड़ियां खड़ी थीं। मेरे देखते देखते 2 फौजी स्टेशन वैगनें तेजी से होटल के अहाते में दाखिल हो गईं। मैं ऊपर से होकर होटल के अकब में आ गया, जहां होटल के मुलाजिमीन के छोटे छोटे ढलवानों छतों वाले क्वार्टर थे, जहां कहीं कहीं बत्तियां जल रही थीं। होटल के तीसरे ब्लॉक की तरफ से एक वर्दी पोश बूढ़ा बैरा मुझे क्वार्टरों की तरफ नजर आया। मैं उसके पास आया।
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। मैंने उसे कहा, मैं कर्नल ग्वालिकर के अर्दली का भाई हूँ, क्या फौजी लोग होटल में आ गए हैं? मुझे अपने भाई से मिलना है। इस दौरान मैं जानबूझकर ऐसी जगह खड़ा हो गया था जहां अंधेरा था और बूढ़ा मेरी शक्ल अच्छी तरह नहीं देख सकता था। मैंने हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तौर पर सर पर एक रुमाल भी बांध दिया था। बूढ़े बैर ने चलते चलते पीछे की तरफ इशारा किया, उधर जाकर मालूम करो, और वो रुके बगैर क्वार्टरों की तरफ चल दिया। मैं होटल के पहले ब्लॉक के अक्कब के करीब पहुंचा तो मुझे वहां 2 फौजी खड़े नजर आए। उनके पास ट्रेन गन्ने थी। मैं वहीं से वापस मुड़ गया। अब मुझे फिक्र पड़ गई कि कहीं इस जगह भी फौजी पहरांगा लगा हो और जहां मुझे जाकर तार को खींचना था। मैं वापस अकबी सड़क पर आ गया, जहां मुझे बागीचे के पार दूसरी मंजिल और उसके नीचे पहली मंजिल वाली जगह साफ नजर आ रही थी। दीवार के साथ चिमटी बेल भी दिखाई दे रही थी, मगर वहां कोई फौजी नजर नहीं आ रहा था। काम खतरनाक था, अपने आप को मौत के मुंह में डालने के बराबर था। मैंने सोच लिया था कि चाहे मैं पकड़ा जाऊं और चाहे धमाके के साथ मैं भी उड़ जाऊं, लेकिन मैं बेल के पीछे छुपी हुई तार को एक बार जरूर खींच दूंगा। आगे जो हो सो हो। मेरे अंदाजे के मुताबिक उस वक्त तक रात के 9 बज गए थे और यही टाइम जर्नैलों का मीटिंग रूम में दाखिल होने का था। इतने में 2 आदमी होटल के गेट की तरफ से आते दिखाई दिए। उन्होंने सिर्फ धोती बनियानें पहन रखी थीं और हाथों में बांस के थैले उठाए हुए थे। वो आपस में हिंदुस्तानी में बातें भी कर रहे थे। मैं दरख्त के पास यूं खड़ा हो गया जैसे किसी के आने का इंतजार कर रहा हूँ। वो मेरे करीब से गुजरे तो उनमें से एक बोला कि फौजी लोग अभी मीटिंग करने गया है, 1 घंटा लगेगा उनको, उसके बाद 11 बजे कहीं खाना लगेगा, तब तक हम अचार चटनी लेकर आएगा। कुदरत मेरी मदद कर रही थी। वो लोग शायद मुझे यही खबर देने के लिए ऐन वक्त पर उधर से गुजरे थे। अब मुझे देर नहीं करनी थी। कुछ पता नहीं था कि मीटिंग जल्दी खत्म हो जाए। मैंने एक नज़र सामने वाले बागीचे पर डाली। वहाँ अंधेरा भी था और फवारे के पास रोशनी भी हो रही थी। दूसरी मंजिल के जिस कमरे में मीटिंग हो रही थी उसके नीचे कोई आदमी नहीं था। मैंने आहिस्ता से होटल की दीवार फलांगी और झाड़ियों की दीवार के साथ साथ चलता होटल के उस आखिरी ब्लॉक की दीवार के पास आकर अंधेरे में बैठ गया। एक बार फिर मैंने उकाबी नजरों से माहौल का जायजा लिया। मुझे कुछ फासले पर एक नलके के नीचे बाल्टी पड़ी हुई दिखाई दी। फौरन एक ख्याल आया। मैं जल्दी से उठकर नलके के पास गया। बाल्टी पानी से भरी हुई थी और उसमें एक डोंगा भी था। मैंने बाल्टी उठाई और अपने आप को होटल का मुलाजिम जाहिर करते हुए बाल्टी लेकर बड़े सुकून से चलता हुआ टारगेट वाले कमरे के नीचे बेल के पास आकर बाल्टी जमीन पर रख दी और डोंगे में से पानी निकाल कर बेल को देने लगा। तीसरी बार बेल को पानी देते हुए मैंने हाथ आगे कर दिया। मुझे मालूम था कि तार कहाँ पड़ी है। तार मेरे हाथ में आ गई। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और तार को जितनी जोर से हमारे आदमी ने कहा था उतनी ही जोर से नीचे को खींच दिया। उसके बाद बाल्टी का पानी बेल पर उंडेला और खाली बाल्टी और डोंगा लेकर नलके की तरफ चल पड़ा। अगर कोई दूर से मुझे देखे तो यही समझेगा कि मैं बेल को पानी देने गया था। नलके के नीचे बाल्टी रखकर मैं जिधर से आया था उसी तरफ चल पड़ा। झाड़ियों की ओट में अंधेरे में आते ही मेरे कदम तेज हो गए। थोड़ी देर बाद मैं होटल की दीवार फांद कर अकबी सड़क पर पहुंच चुका था। मैं दूसरी तरफ चलने लगा। मैं एक चक्कर काट कर होटल के सामने वाली सड़क के अकब में जो पार्क था उसमें दाखिल होकर अपने ठिकाने यानी फौजी हेडक्वार्टर की तरफ चल पड़ा। मैं जितनी जल्दी हो सके इस इलाके से निकल जाना चाहता था। एक जगह खाली टैक्सी नजर आई। मैंने उसे रोका और फौजी हेडक्वार्टर से पहले जो चौक था ड्राइवर को वहां चलने को कहा। ठीक 15 मिनट बाद धमाका होना था। अगर हर शय अपनी जगह पर ठीक लगाई गई थी तो धमाका 15 मिनट बाद जरूर होना था। 4 मिनट मुझे धमाके वाली जगह से निकलकर टैक्सी में बैठने में लग गए। टैक्सी ने मुझे कोई 7 मिनट में चौक में पहुंचा दिया। वहां से मैं 3 मिनट में पैदल चलकर फौजी हेडक्वार्टर के अहाते में दाखिल हो गया। इस हिसाब से धमाका होने में सिर्फ 1 मिनट बाकी रह गया था। मैं अपने कमरे में जाने की बजाय सीधा फौजी कैंटीन पर चला गया। मैं जगदीश को एक तरह से गवाह बनाना चाहता था कि जिस वक्त धमाका हुआ हो मैं उसके पास मौजूद हूँ। खुशकिस्मती से कैंटीन में जगदीश उस वक्त मौजूद था और रजिस्टरों को अलमारी में बंद करके ताला लगा रहा था। मुझे देखकर बोला, तुमने वेद जी के पास इतनी देर लगा दी? मैंने कहा, नहीं, मैं तो आधे घंटे बाद दवाई लेकर आ गया था। कमरे में अकेला लेटे लेटे तंग आ गया। नींद नहीं आ रही थी। सोचा देखता हूँ शायद तुम कैंटीन पर मिल जाओ, 2-4 बातें ही कर लें। वो बोला, बस मैं कैंटीन बंद करने ही वाला हूँ, चलो मेरे कमरे में आ जाओ, कॉफी बनाकर पियेंगे। मैंने कहा, नहीं यार, कॉफी पी ली तो नींद बिल्कुल गायब हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि मैं कमरे में जाकर अभी ये जुमला मेरे मुंह में ही था कि अचानक जमीन हिली जैसे हल्का सा भौंचाल आ गया हो। उसके साथ ही एक भयानक धमाके की गूंज सुनाई दी। आसमान पर परिंदों ने दरख्तों पर से उड़कर शोर मचा दिया। जगदीश का हैरत से मुंह खुला था और वो मेरी तरफ देख रहा था। ये धमाका कैसा हुआ है धर्मवीर? धमाके की आवाज से मेरा दिल खुशी से बाग-बाग हो गया, लेकिन मैंने अपने आप को इंतहाई परेशान जाहिर किया और कहा, भगवान हमारी रक्षा करे। मेरा ख्याल है किसी फैक्ट्री का बॉयलर फट गया है। उसके साथ ही एक और धमाका हुआ। ये धमाका पहले धमाके से ज्यादा शदीद था और उसकी गूंज पहले से ज्यादा थी और जमीन को ज़लज़ले का झटका लगा था।
जगदीश ने जल्दी से कैंटीन का टेलीफोन उठाकर गेट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड से धमाकों के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि धमाके हमने भी सुने हैं मगर अभी उनके बारे में कुछ मालूम नहीं। जगदीश ने फोन बंद कर दिया। धर्मवीर, ये धमाके मुझे एमुलेशन फटने के धमाके लगते हैं। मेरा कमांडो मिशन कामयाब रहा था। पहला धमाका दोनों खिड़कियों के साथ चिपटाई गई धमाका खेज टेप के फटने का था। उस धमाके के रद्द-ए-अमल के बाद सामने वाले दोनों दरवाजों पर चिपकाई गई धमाका खेज टेप का बैक धमाका हुआ था। घनश्याम ने ठीक कहा था। मुझे यकीन था कि इन धमाकों के साथ ही कमरे में आग भड़की होगी और कमरे के परखचे उड़ गए होंगे और इसराइली और भारतीय जर्नैल अपने अपने स्टाफ के साथ भस्म हो चुके होंगे। इतने में एक फौजी गाड़ी बड़ी तेजी से दौड़ती हमारे सामने से गेट की तरफ निकल गई। जगदीश बोला, मुझे मामला खराब लगता है। मैंने अनजान बनते हुए कहा, तुम्हारे ख्याल में क्या हो सकता है? जगदीश ने कहा, कहीं अशोका होटल में कश्मीरी कमांडोज ने धमाका न किया हो। मैं तो कैंटीन बंद करके अशोका होटल जाता हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। मैं अपने आप को जाए वारदात से दूर रखना चाहता था। मैंने कहा, नहीं जगदीश भैया, मुझे तो डर लगता है। तुम जाओ, मैं अपने कमरे में रहूंगा। मुझे आकर बताना कि ये धमाके कहाँ हुए थे। जगदीश कैंटीन बंद करके गेट की तरफ चल दिया। मैं अपने कमरे में आकर बत्ती बुझाकर लेट गया और सोचने लगा कि अब मुझे क्या हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए। अगर हालात खतरनाक सूरत इख्तियार नहीं कर जाते तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेजर शरद दीवान के साथ रहना चाहता था, क्योंकि अभी पाकिस्तान पर भारत के जारहाना हमले की खुफिया तौर पर मनसूबाबंदियां हो रही थीं और मैं इस सिलसिले में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करना चाहता था। लेकिन कुछ मालूम नहीं था कि हालात क्या शक्ल इख्तियार करते हैं। इसराइल के 3 टॉप रैंक के फौजी जर्नैलों के साथ भारत के सीनियर और तजुर्बेकार 3 जर्नैलों की हलाकत कोई मामूली बात नहीं थी। एक बार तो भारतीय फौजी हाई कमांड में भौंचाल आ गया। ये भी हो सकता है कि इस अहम तरीन फौजी मुज़ाकरात सिक्योरिटी के इंचार्ज का कोर्ट मार्शल हो जाए। मरेटा कर्नल ग्वालिकर भी इंचार्ज था, मगर मेजर शरद दीवान पर इस तकरीब की सिक्योरिटी की थोड़ी बहुत जिम्मेदारी आयद होती थी। मुमकिन था कि मेजर शरद दीवान को हाजिर सर्विस से मअतल करके फौजी तहकीकात शुरू हो जाए। रात की खामोशी में दूर अशोका होटल की जानिब से एम्बुलेंस गाड़ियों के हूटरों की आवाज़ें आने लगी। हेडक्वार्टर के गेट की तरफ से भी कोई गाड़ी तेजी से अंदर दाखिल हुई थी। मैंने खिड़की जरा सी खोल कर नीचे देखा। ये 2 फौजी गाड़ियां थीं जो बड़ी तेजी से गुजरी। मैंने खिड़की का पट बंद कर दिया और कमरे की बत्ती रोशन कर दी ताकि अगर जगदीश वापस आए तो मेरे कमरे की खिड़कियों पर अंधेरा देखकर आगे न चल दे। उस दौरान ऐसा लग रहा था जैसे सारे फौजी हेडक्वार्टर में एक अफरा तफरी सी मची हुई है। मुझे बंद कमरे में फौजी गाड़ियों की तेजी से हॉर्न देकर गुजरने और फौजियों के एक दूसरे को आवाज़ें देने और इधर उधर तेज तेज दौड़ने की आवाज़ें आ रही थीं। मुझे यकीन नहीं था कि हमारे एक आम किस्म के मुजाहिद साथी की तैयार की हुई स्कॉच टेप इतनी धमाका खेज और बर वक्त फट जाने वाली साबित होगी। वाकई हमारा ये मुजाहिद जो घनश्याम के हिंदवाना नाम से नागपुर के एक बाजार में दुकानदारी कर रहा था, धमाका खेज अशिया बनाने में बेहद माहिर था। कोई आधे घंटे बाद जगदीश आ गया। मेरे कमरे में रोशनी देखकर वो सीधा ऊपर मेरे पास आया। वो सख्त हवास बाख्ता हो रहा था। उससे बात नहीं हो रही थी। मेरे पलंग पर आते ही बैठ गया और बोला, पानी पिलाओ मुझे प्लीज। मैंने जल्दी से ग्लास में पानी डालकर उसे दिया और खुद भी इंतहाई हवास बाख्तगी की कैफियत अपने ऊपर तारी कर ली और जगदीश से पूछा, क्या हुआ? जगदीश ने पानी पीकर ग्लास पलंग पर लुढ़का दिया और बोला, धर्मवीर, बड़ी तबाही हुई है। अशोका होटल का एक पूरे का पूरा ब्लॉक उड़ गया है। वहां आग ही आग है और आसमान पर धुआं ही धुआं है। मैंने सख्त घबराहट के साथ पूछा, हे भगवान, जगदीश भैया, क्या वहां किसी ने बम लगाया था? जगदीश अब कुछ अपने हवास में आ गया था। कहने लगा, कुछ मालूम नहीं हो रहा। सारे का सारा ब्लॉक धमाके से उड़ गया है। कहते हैं इसराइली और भारतीय जर्नैलों में से कोई जिंदा नहीं बचा। उनका स्टाफ भी खत्म हो चुका है। कैप्टन नंबर 1 सिंह की लाश भी नहीं मिली। बहुत बुरा हुआ है धर्मवीर, बहुत बुरा। मैंने हाथ जोड़कर छत की तरफ देखकर कहा, हे राम, मेरे भैया को बचा लेना। फिर जगदीश से पूछा, शरद दीवान तो बच गए हैं ना? जगदीश ने कहा, तुम्हारे भैया मेजर शरद और मराठा कर्नल को मैंने जख्मियों को फौजी एम्बुलेंस में डालते हुए देखा था। वो सख्त परेशान थे। मुझे मालूम था कि मेजर शरद और मराठा कर्नल जिंदा बच गए होंगे। उन्होंने मेरे सामने कहा था कि वो दोनों जर्नैलों के साथ मीटिंग में शरीक नहीं होंगे और सिक्योरिटी की खातिर होटल की लॉबी में ही रहेंगे। मैंने बेख्तियार होकर कहा, हे भगवान, तेरी बड़ी कृपा है, मेरा भाई बच गया। मगर मुझे अपनी फौज के जर्नैलों और दोस्त मुल्क इसराइल के फौजी जर्नैलों और अपने अफसरों के मरने का सख्त सदमा हुआ है। अब क्या होगा जगदीश? जगदीश बोला, भगवान ही जाने क्या होगा। जहाँ के इंटेलिजेंस स्टाफ पर मुसीबत आ जाएगी। पता नहीं किस किस का कोर्ट मार्शल हो। अच्छा भैया, मैं चलता हूँ। अब सुबह ही कुछ पता चल सकेगा कि हमारे कितने फौजी मारे गए हैं। जगदीश चला गया। मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और बत्ती बुझाकर पलंग पर लेट गया। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैंने दुश्मन के खिलाफ एक बड़ी फतह हासिल की है। छत के साथ लगा पंखा चल रहा था। मैंने खिड़की खोल दी। बाहर से फौजी गाड़ियों की तेजी से गुजरने की आवाजें आ रही थीं, मगर अब मुझे इन आवाजों की कोई परवाह न थी। जो कुछ मैंने करना था कामयाबी से कर चुका था। आगे जो होने वाला था मैं ज़हनी तौर पर उसके लिए तैयार भी था।
खतरा सिर्फ इस बात का था कि पांडिचेरी के फौजी हेडक्वार्टर से कोई ऐसा अफसर तफ्तीश के लिए यहाँ ना आ जाए जिसने मुझे देख रखा हो। मुझे उन भारतीय फौजी अफसरों का ज्यादा खतरा महसूस हो रहा था जिन्होंने मुझे पांडिचेरी के टॉर्चर सेंटरों में टॉर्चर किया था। वो मेरी शक्ल पहचानते थे।